यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों आज की इसमें मैं आप लोगों के बीच में फिर से ट्रिपल सी के 20 क्वेश्चंस लेकर प्रेजेंट हुआ हूं। लेकिन आज की जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज बैंकिंग सेक्टर के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आपके अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी हेल्प करने वाले हैं। तो फाइनली ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो मैंने क्लिक किया स्टार्ट के बटन पे, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका, विच इज़ द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस नेट बैंकिंग। पहली बैंक ऐसी कौन सी है जिसने इंटरनेट बैंकिंग को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि शुरू किया। तो पहला ऑप्शन है HDFC, दूसरा ICICI, तीसरा है IDFC और चौथा है SBI। तो आपसे पूछा गया विच इज़ द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस नेट बैंकिंग। कौन सी पहली बैंक है जिसने नेट बैंकिंग की शुरुआत करी। तो मैं क्लिक कर लेता हूँ HDFC में, गलत है। मैंने क्लिक किया SBI में, गलत है। मैंने क्लिक किया IDFC में, वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है ICICI। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर है, विच इज़ द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस म्यूचुअल फंड। पहली बैंक कौन सी है जिसने म्यूचुअल फंड की शुरुआत करी। पहला ऑप्शन है PNB, दूसरा है IDFC, तीसरा है SBI और चौथा है HDFC। तो आपको बताना है पहली कौन सी बैंक है जिसने म्यूचुअल फंड की शुरुआत करी। मैंने क्लिक किया पहले में PNB, गलत है। मैंने क्लिक किया IDFC में, गलत है। मैंने क्लिक किया HDFC में, वो भी गलत है। का सही विकल्प है SBI। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, विच बैंक हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड क्रेडिट कार्ड इन इंडिया। कौन सी बैंक है जिसने क्रेडिट कार्ड की शुरुआत इंडिया में करी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है SBI। मैंने इसका फुल फॉर्म नहीं लिखा क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा है CBI, इसका मैंने फुल फॉर्म लिखा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसलिए मैंने लिखा ताकि आपको आगे याद भी रहे कि CBI का फुल फॉर्म सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, फिर है BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, और लास्ट है BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है ऐसी कौन सी बैंक है जिसने सबसे पहले भारत में क्रेडिट कार्ड की शुरुआत करी। मैंने क्लिक किया SBI में, गलत है। मैंने क्लिक किया BOI में, गलत है। इसका सही विकल्प है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, विच कार्ड्स इन द बैंकिंग टर्मिनोलॉजी आर रिफर्ड टू एज प्लास्टिक मनी। बैंकिंग सेक्टर में ऐसा कौन सा कार्ड है जिसको प्लास्टिक मनी कहा जाता है। अब पहला ऑप्शन है डेबिट कार्ड, दूसरा ऑप्शन है आधार कार्ड, तीसरा ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड और चौथा ऑप्शन है पैन कार्ड। तो आपको बताना है कि बैंकिंग सेक्टर में ऐसा कौन सा कार्ड है जिसको प्लास्टिक मनी कहा जाता है। पहले मैंने क्लिक किया डेबिट कार्ड पे, काफ़ी लोगों को लग भी रहा होगा डेबिट कार्ड है क्योंकि प्लास्टिक का ही होता है और जाकर पैसे निकालते हैं ATM से, बट ये गलत है। ठीक है, आधार कार्ड, वो भी गलत है। पैन कार्ड पॉसिबल ही नहीं है, इसका सही विकल्प है क्रेडिट कार्ड। ये प्लास्टिक मनी ही होता है क्योंकि ये आपको इसमें क्या होता है आपको पता होगा, डेबिट कार्ड से आप वही पैसा निकाल सकते हैं, वही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं जो आपका होता है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में होता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड आपको एक लिमिट देता है एक्स्ट्रा, वो पैसा आप विड्रॉ करते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने मैं ले के आ रहा हूँ, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, PNB, ICICI, SBI या BOI। तो काफ़ी लोगों को लग रहा होगा SBI, चलो आपके हिसाब से मैं SBI पे क्लिक कर भी लेता हूँ। तो इसका सही आंसर है SBI। ठीक है, देखो ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया था, काफ़ी लोगों के जो पढ़े लिखे भी नहीं है उनको भी लगता है कि SBI है। क्वेश्चन नंबर छठवां आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर छठवां है, विच प्राइवेट बैंक इज रिफर्ड एज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन द कैटेगरी ऑफ प्राइवेट बैंक इन इंडिया। विच प्राइवेट बैंक, कौन सी प्राइवेट बैंक ने रिफर किया द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक, सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक इन द कैटेगरी ऑफ प्राइवेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ी बैंक, प्राइवेट बैंक जिसने कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में यहाँ पर प्रेजेंट किया है। तो आपको बताना है कौन सी ऐसी बैंक है। तो पहला ऑप्शन है एक्सिस बैंक, दूसरा है BOI, तीसरा है HDFC और लास्ट है ICICI बैंक। तो आपको बताना है कौन सी ऐसी सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है जिसने कॉमर्शियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है या प्रेफर किया है। मैंने क्लिक किया एक्सिस बैंक, गलत है। BOI गलत है, HDFC भी गलत है। इसका सही आंसर है ICICI बैंक, सबसे बड़ी प्राइवेट बैंकों में भी ये आती है। क्वेश्चन नंबर सातवां है, इंडियाज फर्स्ट आधार इनेबल्ड ATM हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक। इंडिया में सबसे पहली आधार इनेबल्ड ATM
किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो पहला ऑप्शन है सीबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मैं बता चुका हूँ। दूसरा है बीओआई बैंक ऑफ इंडिया, डीएसबी बैंक और बीओबी बैंक। तो आपको बताना है कि इंडिया में सबसे पहली आधार इनेबल्ड एटीएम किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? मैंने क्लिक किया सीबीआई गलत है, बीओआई गलत है, बीओबी भी गलत है, डीएसबी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो डीएसबी बैंक है वो इंडियन बैंक नहीं है, ये पहली फॉरेन बैंक है जिसने हिंदुस्तान में अपनी शाखा खोली थी। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, विच वॉज द फर्स्ट बैंक दैट इज स्टेबलाइज्ड इन इंडिया? लो, क्वेश्चन भी सेम आ चुका है। कौन सी ऐसी बैंक है विच वॉज द फर्स्ट बैंक दैट इज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? पहली बैंक कौन सी है जिसने जो भारत में इस्टेब्लिश्ड हुई, यानी कि भारत में बनी सबसे पहली बैंक भारत की कौन सी है? कुल मिलाकर ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है ग्रामीण बैंक ऑफ इंडिया 1965। देखो विकल्प इसमें मत जाना, जरूरी नहीं कि ये सही ही हो, लेकिन जिस विकल्प का ये सही होगा उसमें जो सन दिया गया है वो भी सही होगा। दूसरा है बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्टेबलाइज्ड इन इंडिया 1779। फिर है बैंक ऑफ इंडिया, फिर है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सी बैंक है जो सबसे पहले भारत में स्टैब्लिश्ड हुई। तो मैंने क्लिक किया, इसमें गलत है, इसका सही विकल्प है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। याद रखिएगा BOH, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसका अब नामो निशान भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन बैंक दैट वॉज सर्टिफाइड बाई ISO? इंडिया की पहली कौन सी बैंक है जो ISO द्वारा सर्टिफाइड हुई? ठीक है, विच वॉज द फर्स्ट बैंक दैट इंडियन दैट वॉज सर्टिफाइड बाय ISO के द्वारा सर्टिफाइड पहली बैंक हिंदुस्तान की कौन सी है? मैंने क्लिक किया कैनरा बैंक, गलत है। मैंने क्लिक किया IDFC में, तो इसका सही आंसर है IDFC। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट बैंक लोकेटेड इन इंडिया दैट इज टोटली मैनेज्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय इंडियन पीपल? कौन सी बैंक है हिंदुस्तान में जो पूरी तरीके से इंडियन लोगों के भारतीय लोगों के द्वारा चलाई जाती है? पहला ऑप्शन है SBI, दूसरा ऑप्शन है BOI, तीसरा ऑप्शन है PNB और चौथा ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा। मैंने क्लिक किया बैंक ऑफ बड़ौदा में, गलत है। मैंने क्लिक किया PNB, तो इसका सही विकल्प है PNB। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन नंबर 11 है, Which is the first bank that was opened its branch in the foreign country? पहली बैंक कौन सी है जिसने अपनी ब्रांच फॉरेन कंट्री में यानी विदेश में ओपन करी? Which is the first bank that was opened its branch in the foreign country? पहला विकल्प है BOI, फिर है IDFC, फिर है BOB और लास्ट है PNB। मैं पीछे से चलता हूँ, PNB गलत है, BOB गलत है, IDFC भी गलत है, इसका सही विकल्प है बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू बी होली ऑन्ड बाय इंडियंस? पहली बैंक कौन सी है जो टोटली इंडियंस के द्वारा ओन यानी कि इंडियंस की है? तो पहला ऑप्शन है BOB, BOI, CNB और PNB। तो मैंने PNB पे क्लिक किया, गलत है। पंजाब नेशनल बैंक इसका फुल फॉर्म है CNB, सेंट्रल नेशनल बैंक। तो इसका सही विकल्प है CNB। ठीक है, ओके। Which is the largest bank among nationalized बैंक? राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? SBI, PNB, IDFC या HDFC? देखो राष्ट्रीयकृत मतलब राष्ट्रीय की गई हैं, और एक राष्ट्रीय बैंक होती है जो राष्ट्रीय ऑलरेडी थी। तो SBI राष्ट्रीय बैंक यानी कि सरकारी बैंक है, इसलिए गलत विकल्प है। HDFC गलत विकल्प है, IDFC भी गलत है, सही विकल्प है PNB। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, भारत में बैंकों को इंटरनेट से कब जोड़ा गया? भारत में बैंकों को इंटरनेट से कब जोड़ा गया? पहला ऑप्शन 1993, फिर 1994, 1996 और 1995। मैंने क्लिक किया 1993, गलत है। 1994 इसका गलत आंसर है, 1996 इसका सही विकल्प है। ठीक है, जिस सन में मैं पैदा हुआ उसी सन में भारत में इंटरनेट बैंकों को भी इंटरनेट से जोड़ा गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके स्क्रीन पर, विच इज दैट द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस ATM और डेबिट कार्ड? पहली बैंक जिसने ATM और डेबिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया कौन सी है? HDFC, कैनरा बैंक, HSBC या SBI? तो मैंने क्लिक किया HSBC। ठीक है, HSBC चाइनीज़ बैंक है फिलहाल, ये मैं बता दूं आपको। क्वेश्चन नंबर अगला है,
विच इज़ द फर्स्ट फॉरेन बैंक हैज़ बीन ओपनड द ब्रांच इन इंडिया। पहली फॉरेन बैंक जिसने अपनी ब्रांच ओपन करी हिंदुस्तान में, पहली फॉरेन बैंक जो मैंने आपको बताया पीछे जो बैंक थी HSBC, वो चाइनीज़ बैंक है और वही पहली बैंक है जिसने भारत में अपनी फर्स्ट ब्रांच ओपन करी थी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक इन इंडिया। इंडिया की पहली यूनिवर्सल बैंक कौन सी है? HDFC, IDFC, ICICI या BOI? मैंने क्लिक किया BOI, गलत है। HDFC गलत है, IDFC गलत है, सही विकल्प है ICICI बैंक। क्वेश्चन नंबर 18 है पहले ग्रामीण बैंक का क्या नाम है? देखो हिंदी में मत जाना, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। पहले ग्रामीण बैंक का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, फिर प्रथमा बैंक, फिर बड़ौदा ग्रामीण बैंक एंड लास्ट है पूर्वी ग्रामीण बैंक। तो आपको बताना है पहली ग्रामीण बैंक का नाम क्या है। मैंने क्लिक किया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गलत है, इसका सही आंसर है प्रथमा बैंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19वां है विच इज़ द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस रीजनल रूरल बैंक यानी कि RRB इन इंडिया। पहला ऑप्शन है प्रथमा, फिर SBI, फिर है BOB, फिर है सिंडिकेट बैंक। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया प्रथमा गलत है, SBI गलत है, BOB भी गलत है, इसका सही विकल्प है सिंडिकेट बैंक। ठीक है, सिंडिकेट बैंक। लास्ट ऑप्शन आपके लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और वीडियो को लाइक करें। विच बैंक हैज़ फॉर्म्ड ऑन द एफर्ट्स ऑफ लाला लाजपत राय। कौन सी बैंक है जो लाला लाजपत राय के एफर्ट से बनी? PNB, HDFC, BOI या BOB? मैंने क्लिक किया PNB में, इसका सही विकल्प है PNB। स्क्रीन पर आ चुका है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन। पिन का पूरा नाम क्या है? पिन का फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट इंटरनेट नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर या नन? मैंने क्लिक किया परमानेंट इंटरनेट नंबर, गलत है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका सही विकल्प है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ला रहा हूँ। व्हाट इज P2P? P2P क्या होती है? यानी कि P2P का फुल फॉर्म पूछा गया है। पॉइंट टू पॉइंट, नन, पोस्ट टू पोस्ट या पीयर टू पीयर? तो मैंने क्लिक किया पॉइंट टू पॉइंट, गलत है, नन पॉसिबल ही नहीं है, पोस्ट टू पोस्ट गलत है, इसका सही विकल्प है पीयर टू पीयर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ला रहा हूँ मैं। फुल फॉर्म ऑफ RTGS। RTGS का पूरा नाम क्या होता है? पहला ऑप्शन है रियल टाइम ग्रॉस सेल्स, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, राइट टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या नन? तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा फुल फॉर्म सही है RTGS का। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है, सेकंड में क्लिक किया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका सही विकल्प है। ठीक है, RTGS का पूरा नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। HTTP में TT का क्या मतलब है? HTTP में TT का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है टेस्ट ट्रांसफॉर्म्ड, दूसरा ऑप्शन नन, तीसरा है टेक्स्ट ट्रांसफ़र, चौथा टेस्ट ट्रांसफ़र। अब HTTP का पूरा नाम मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज IFSC कोड। IFSC कोड क्या होता है? यानी कि इसका भी आपसे इसका मतलब पूछा जा रहा है। तो पहला विकल्प है एक अल्फ़ा न्यूमेरिक 11 डिजिट का कोड। एक अल्फ़ा न्यूमेरिक 11 डिजिट का कोड, मतलब जिसमें अल्फ़ाबेट भी हो और न्यूमेरिक भी हो और 11 अंक का कोड हो। ठीक है, दूसरा है पहले 4 अल्फ़ाबेट बैंक के लिए और आखिरी के 6 न्यूमेरिक कोड ब्रांच के लिए, बीच में एक 0। फिर है ऑल ऑफ द अबव और लास्ट है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC। अब आपको बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों से कई दफ़ा बताया हुआ है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में विकल्प के रूप में ऑल ऑफ द अबव दिया गया है तो उस पर आप क्लिक कर लें, लेकिन आंख बंद कर क्लिक भी ना करें। 90% तो सही होता है, मैं 95% कह सकता हूँ, लेकिन 5% गलत भी होता है। अभी तक तो जो मैं 320 क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ला चुका हूँ उनमें से एक भी बार वो गलत नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने ऑल ऑफ द अबव में क्लिक कर लिया, वो सही है। आने वाले समय में गलत भी हो सकता है, इसको ध्यान रखें। ठीक है, यानी कि एक अल्फ़ा न्यूमेरिक 11 डिजिट का कोड होता है, सही है, आपने दिखा होगा। जैसे कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का बताऊं तो बारबो घाटम होता है BARB0, ठीक है, GHATM,
तो GHATAM 11 डिजिट हो गए, बीच में 0 है, बारबो घाटम, यानी कि बाकी के सारे अल्फ़ाबेट हैं। यहाँ पर आपको बताया गया 4 अल्फ़ाबेट बैंक के लिए, आखिरी के 6 न्यूमेरिक कोड ब्रांच के लिए, बीच में एक 0, ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 6वां है, पहला माइक्रो एटीएम आधार बेस्ड किस बैंक ने शुरू किया? पहला माइक्रो एटीएम आधार बेस्ड किस बैंक ने शुरू किया? फिनो पेमेंट बैंक, ICICI, SBI या DCB? मैंने क्लिक किया फिनो पेमेंट बैंक, गलत है, मैंने DCB पे क्लिक किया, इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? देखो, ऐसा तो कोई भी इंसान नहीं है जो इस वीडियो को देख रहा हो और वो व्हाट्सएप ना यूज कर रहा हो या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड ना हो, लेकिन क्या आप जानते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैक्सिमम कितने सदस्यों को जोड़ा जा सकता है? अगर जानते हैं तो बताइए, विकल्प आपके सामने है 255, 240, 256 एंड 356। और नहीं जानते हैं तो फिर देख, आज से आप जान जाएंगे कि आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को जोड़ पाएंगे। तो मैंने क्लिक किया 255, गलत है। मैंने क्लिक किया 240, गलत है। इसका सही विकल्प है 256, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम 256 सदस्यों को जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, USSD का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, अनफाइड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, यूनिवर्सल सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। आपको बताना इन चारों में से USSD का फुल फॉर्म क्या है? मैंने क्लिक किया फर्स्ट पे, गलत है। सेकंड पे सही विकल्प है इसका, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू ओपन फेसबुक अकाउंट? फेसबुक अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम एज क्या है? 15 साल, 18 साल, 14 साल या 13 साल? मैं आपकी जानकारी के लिए क्लिक कर लेता हूँ 15 में, जो कि गलत है। 18 बालिग होने की उम्र होती है, लेकिन फेसबुक चलाने के लिए नहीं। 14 साल गलत है, इसका सही विकल्प है 13, यानी कि अगर उम्र आपकी 13 हो चुकी है तो आप फेसबुक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। वैसे तो हिंदुस्तान में बालिग होने के लिए 18 साल की एज चाहिए होती है, लेकिन फेसबुक में आप बालिग हो जाते हैं 13 साल की उम्र में। व्हाट इज़ OLX? OLX क्या है? पहला ऑप्शन है ई गवर्नेंस, दूसरा ऑप्शन है ईमेल, तीसरा ऑप्शन है ई-कॉमर्स, चौथा ऑप्शन है नन। तो OLX को आप तो यूज़ कर ही चुके होंगे। OLX में हम लोग सेकेंड हैंड प्रोडक्ट को परचेस करते हैं या सेल करते हैं। ठीक है, तो OLX में जब आप ये सब चीज़ें करते हैं तो ये कमर्शियल में आता है, तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा इसका विकल्प कौन सा सही होगा। चलो मैं क्लिक कर लेता हूँ ई-कॉमर्स में। क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करने से पहले मैं आपसे बता दूँ कि हमने सेकेंड हैंड लैपटॉप सेल करने की शॉप ओपन करी है, जिसमें आपको हर एक सेकेंड लैपटॉप जो होगा वो एकदम फ्रेश कंडीशन में न्यू ब्रांड मिलेगा विथ वारंटी। ठीक है, और चीपेस्ट रेट में, यानी कि सस्ते से सस्ते आपको प्राइस में मिल जाएगा। देखने में एकदम नया आपको लगेगा और चलाने में एकदम स्मूथ चलेगा। हर एक लैपटॉप SSD में होगा और 8 GB रैम में मिलेगा। आप हर जगह रेट पता करके आइए, फिर हमारे पास आइए। आपको सब सस्ते से सस्ता लैपटॉप अगर हम ना दें तो कहिएगा, आप हमारे यहाँ पर आएंगे तो पक्का लैपटॉप लेकर ही जाएंगे। आप कानपुर का भी रेट पता कर लीजिए, अगर आपको वहाँ से सस्ता हम ना दें तो कहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पैन इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन है पर्सनल एरिया नेटवर्क, दूसरा है परमानेंट अकाउंट नंबर, तीसरा है परमानेंट एरिया नेटवर्क और चौथा है नन। तो मैंने क्लिक किया पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ सेलेक्ट अ कॉलम? एक कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट प्लस स्पेस बार, दूसरा है शिफ्ट प्लस प्लस, तीसरा है कंट्रोल प्लस प्लस, चौथा है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो मैंने क्लिक किया पहले वाले पे, गलत है। शिफ्ट प्लस प्लस गलत है, कंट्रोल प्लस प्लस गलत है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार इसका सही विकल्प है। किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ आप स्पेस बार दबाएंगे
तो हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज़ फ़ोनपे। फ़ोनपे क्या है? पहला विकल्प है NIC कार्ड, दूसरा ऑप्शन है ई वॉलेट, तीसरा है मैसेंजर एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। अब मैंने आप लोगों से बताया था ना कि अब अगर ऑल ऑफ द अबव आपके सामने आया तो आंख बंद करके ना भी कर दीजिएगा। हालांकि 95% केसेस पे होता है कि वही सही है। अगर एक आध पे गलत हो भी जाएगा तो कोई इशू वाली बात नहीं है, और इस पे वो गलत है, इसलिए मैंने आपको पहले से आगाह कर दिया था। क्योंकि फ़ोनपे एक वॉलेट होता है, पेटीएम एक वॉलेट प्रोवाइड करता है, आपको मालूम होगा। तो इसमें ई वॉलेट का ऑप्शन दिया गया है। इनिक कार्ड नहीं हो सकता, फ़ोनपे मैसेंजर नहीं हो सकता, क्योंकि फ़ोनपे के थ्रू हम लोग बातचीत नहीं करते हैं, फ़ोटो शेयर नहीं करते हैं, इसलिए इसका सही विकल्प ई वॉलेट है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ थीजर्स। थीजर्स की शॉर्टकट की क्या होती है? पहला विकल्प है Ctrl+F7, दूसरा है F5, तीसरा है Shift+F7 और चौथा है F7। तो मैंने क्लिक किया Ctrl+F7, गलत है। मैंने क्लिक किया F5, गलत है। मैंने क्लिक किया Shift+F7, सही विकल्प है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए F5 जो होता है वो रिफ्रेश की शॉर्टकट की होती है। F7 जो होता है वो स्पेल चेक की शॉर्टकट की होती है, यानी कि स्पेलिंग अगर गलत हो गई है तो उसके लिए यूज़ होती है। प्लस जो Shift+F7 है वो थीजर्स की शॉर्टकट की होती है। अब ये थीजर्स क्या होते हैं? तो जैसे आपने कोई वर्ड लिखा गुड, अब गुड्स के आपको सिनोनिम्स चाहिए गुड का, जैसे कि आप गुड की ब्यूटीफुल आप नोट कर सकते हो, या और बहुत सारे हो सकते हैं। तो वो सारे के सारे थीजर्स के अंडर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RDS। RDS का फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है रिबूट डेस्कटॉप सर्विस, दूसरा है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, तीसरा है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस ऊपर वाला सर्वर था, और लास्ट है नन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया पहले में रिबूट डेस्कटॉप सर्विस, गलत है। रिमोट डेस्कटॉप सर्वर भी गलत है, इसका सही विकल्प है रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है UPI पिन कितने अंकों का होता है? UPI पिन कितने अंकों का होता है? तो आपको बताना है कितने अंकों का होता है। पहला है 8, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और चौथा है 4-6। तो मैंने क्लिक किया 8 में, गलत है। मैंने क्लिक किया 4 में, गलत है। मैंने क्लिक किया 6 में, वो भी गलत है। अब काफ़ी लोगों को लग रहा होगा यार UPI पिन तो 4 ही अंकों का होता है, तो मैं आपको बता दूं UPI पिन 4 अंकों का भी होता है और 6 अंकों का भी होता है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा 4 अंक, ठीक है। पेटीएम पेमेंट बैंक 4 अंक। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ कोटक महिंद्रा बैंक 6 अंकों का देता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6 अंकों का देता है। तो बहुत सारी ऐसी भी बैंक हैं जो 6 अंकों के भी आपको पिन देती हैं UPI। तो आपको सही तरह से तैयार करके रखना है कि UPI पिन जो होता है वो 4 का भी होता है और 6 का भी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है लैन मैन वैन के उपयोग किस पीढ़ी में किया गया? देखो हिंदी गलत हो गई है, इसका मतलब यही है कि लैन मैन वैन का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया था, किस जनरेशन में किया गया था, ठीक है। तो लैन का पूरा नाम तो आपको पता ही होगा, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इनका उपयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया? मैंने क्लिक किया, फर्स्ट गलत है, थर्ड गलत है, फोर्थ इसका सही विकल्प है। यानी कि इन तीनों नेटवर्किंग का प्रयोग जो है वो 4th जनरेशन में किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UTR। UTR का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक्वली ट्रांजेक्शन रेफरेंस, दूसरा है यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस, तीसरा है यूनिक ट्रांसफ़र रेफरेंस और लास्ट है नन। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है। मैंने क्लिक किया सेकंड में, तो यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस इसका सही आंसर है। UTR का फुल फॉर्म यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 है ULSI, LSI और VLSI के उपयोग कौन सी पीढ़ी में किए गए? देखो हिंदी थोड़ी थोड़ी गलत हो गई है, ध्यान नहीं दिया गया। तो आपको बताना है कि कौन सी पीढ़ी में इनका उपयोग किया गया था। पहला विकल्प है 1st जनरेशन, दूसरा है 2nd जनरेशन, तीसरा है 3rd जनरेशन और 4th है 4th जनरेशन। तो आपको बताना है कौन सा सही है। पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, इसका सही विकल्प है चौथा। अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर लें और अपना एक कीमती कमेंट बॉक्स में छोड़ें। बढ़ते हैं हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आज की इस सेट की अगला सेट इसमें ऐड होगा,
तो पहला ऑप्शन क्वेश्चन है SED स्टैंड फॉर, SED का फुल फॉर्म क्या है? ऑल ऑफ द अबव, स्टीम एडिटर, स्मोक एमिटिंग डायोड, स्वीट एगल ड्रीम्स। तो आपको बताना है कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया, ऑल ऑफ द अबव में सही हो गया, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 95%, और मैं आपको रियल बताऊं तो मुझे भी इसका आंसर नहीं मालूम था। हालांकि सेट मैंने ही बनाया है, लेकिन मुझे इसका सही आंसर याद नहीं था, बिल्कुल दिमाग से निकल गया था। लेकिन ऑल ऑफ द अबव मैंने क्लिक किया, सही हुआ। तो 95% केसेस में ऑल ऑफ द अबव सही होता है। और आप, इसलिए मैं आपसे भी कहूँगा कि अगर ऐसा कोई भी विकल्प आए तो आप क्लिक कर ही लें, ठीक है। चुका है। NEFT का पूर्ण रूप क्या है? NEFT का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है नेशनल इमरजेंसी फंड्स ट्रांसफर, दूसरा ऑप्शन है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तीसरा है नेशनल इफिशिएंट फंड ट्रांसफर और चौथा है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनेंस ट्रांसफर। आपको बताना है NEFT का पूरा नाम क्या है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको इन चारों में से कोई एक बताना है कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है। मैंने क्लिक किया सेकंड में, इसका सही आंसर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है IMPS सेवा की एक विशेषता क्या है? IMPS सेवा की एक विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है केवल ऑफिस समय में उपलब्ध, दूसरा ऑप्शन है सिर्फ बैंक शाखा में, तीसरा ऑप्शन है केवल विदेशी लेन देन के लिए और चौथा ऑप्शन 24/7 उपलब्ध। आपको बताना है IMPS सेवा की विशेषता क्या है। वैसे तो काफ़ी लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि 24/7 आवर्स ही इसकी सही हो सकती है, क्योंकि विशेषता की बात हो रही है, बाकी सारी तो खामियां लग रही हैं। चलो आपके हिसाब से मैं इसमें क्लिक कर ही देता हूँ, ठीक है। इतना तो कॉमन सेंस आप यूज कर ही सकते हैं। तो इसका सही आंसर है 24/7 उपलब्ध रहता है। देखो 24/7 का मतलब होता है 24 घंटे 7 दिन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। ATM का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले कुछ सेट में ये क्वेश्चन आ चुका है और फिर से पूछा गया है। ATM का पूरा नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, दूसरा है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तीसरा है ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन और लास्ट ऑप्शन है एडवांस टेलर मशीन। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया ऑटोमेटिक टेलर मशीन, गलत है। दूसरा ऑप्शन है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो फाइनली यही इसका सही आंसर है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 है UPI का मतलब क्या है? UPI का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, दूसरा ऑप्शन है यूनिक पेमेंट आइडेंटिफिकेशन, तीसरा ऑप्शन है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और लास्ट ऑप्शन है यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा फुल फॉर्म सही है UPI का। मैं क्लिक करता हूँ, पहले वाले में गलत है। मैं क्लिक किया दूसरे वाले में, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया तीसरे वाले में, इसका सही आंसर है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है बिना इंटरनेट के UPI लेन देन के लिए कौन सा कोड डायल किया जाता है? जैसे आपके वहाँ मोबाइल फोन में इंटरनेट नहीं है या आप यूज कर रहे हैं सिंपल वाला मोबाइल फोन और आपको ट्रांजेक्शन करने हैं UPI, तो आप कौन से कोड का यूज करेंगे? तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए, इनमें से कोई एक ऐसा कोड है जिसको आप अपने सिंपल मोबाइल के थ्रू भी आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पहला विकल्प है *100#, दूसरा ऑप्शन है *121#, तीसरा है *99# और लास्ट है *50#। कौन सा सही है? मैंने क्लिक किया फर्स्ट वाले में, गलत है। मैंने क्लिक किया सेकंड वाले में, गलत। इसका सही विकल्प है तीसरा वाला *99#। आप अपने सादे मोबाइल से प्रेस करके, या अगर आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट नहीं है तो आप अपने मोबाइल फोन से *99# प्रेस करके किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं UPI। क्वेश्चन नंबर 6वां है RBI का मुख्य कार्य क्या है? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है बैंक खोलना, दूसरा ऑप्शन है बीमा प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन है ऋण वितरण और चौथा ऑप्शन है मुद्रा का विनियमन। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया बैंक खोलना, गलत है। मैंने क्लिक किया बीमा प्रदान करना, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया ऋण वितरण, वो भी गलत है। लास्ट ऑप्शन सही है इसका मुद्रा का विनियमन, ठीक है। RBI का मुख्य कार्य जो है वो ये है। काफी लोगों दिमाग में आया होगा कि बैंक खोलना हो सकता है, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि बैंकें काफी बंद ही हुई हैं खुलने की बजाय। क्वेश्चन नंबर 7वां है PMJDY योजना किससे संबंधित है? PMJDY योजना किससे संबंधित है? देखो PMJDY का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है बीमा, दूसरा है शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है बैंक खाता और चौथा है कृषि। बताना है कौन सा सही है। तो मैंने पहले में क्लिक किया, गलत है। मैंने दूसरे में क्लिक किया, गलत है। मैंने तीसरे में क्लिक किया बैंक खाता, सही है। आपको पता होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत बहुत सारे लोगों के जीरो बैलेंस वाले खाते खोले गए थे। मतलब PMJDY का मुख्य मकसद था बैंकों में खाता खोलना।
ओके, क्वेश्चन नंबर 8वां आपके स्क्रीन पर है, बैंक में केवाईसी का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है ग्राहक को ऋण देना, दूसरा ऑप्शन है ग्राहक की पहचान सुनिश्चित करना, तीसरा है मोबाइल बैंकिंग चालू करना और लास्ट है एटीएम देना। तो बताना है बैंक में केवाईसी का मुख्य मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरे में क्लिक किया सही है। तो एक्चुअल में केवाईसी का मकसद ही होता है कस्टमर की पहचान करना, तो उसमें बैंक के लिए कुछ डिफरेंट नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नवा भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम किस पर आधारित है? भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है IMPS, दूसरा है RTGS, तीसरा है AEPS और लास्ट है UPI। देखिए AEPS मतलब आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, UPI आपको पता ही होगा, IMPS और RTGS इनका फुल फॉर्म मैं पहले बता चुका हूँ। तो बताना है कि भीम जो है वो किस पे डिपेंड है। तो मैंने क्लिक किया IMPS, गलत है। मैंने क्लिक किया RTGS, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया AEPS, वो भी गलत है। तो UPI इसका सही है, ठीक है। सबसे पहले भीम का यूज किया गया था ऑनलाइन पेमेंट के लिए, ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च भी किया गया, मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, AEPS के तहत लेन देन के लिए क्या आवश्यक है? AEPS मतलब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के तहत लेन देन के लिए क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है डेबिट कार्ड, दूसरा ऑप्शन है OTP, तीसरा है आधार नंबर और फिंगरप्रिंट्स, लास्ट है पासबुक। वैसे AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो आपको लग रहा ही होगा कि इसका तीसरा सही होगा। चलिए कर लेते हैं क्लिक। तो इसका सही विकल्प है आधार नंबर और फिंगरप्रिंट। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे कह दूं, अगर आप लोगों को भी रिक्वायरमेंट है सेकेंड हैंड अच्छी कंडीशन में लैपटॉप की, तो आपको हमारे पास आप हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं और आपको बहुत ही सस्ते दामों में अच्छे से अच्छा लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा एक डिजिटल वॉलेट नहीं है? निम्न में से कौन सा एक डिजिटल वॉलेट नहीं है? पहला ऑप्शन है NEFT, दूसरा है पेटीएम, तीसरा है SBI बडी और लास्ट है फोन पे। आपको बताना इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया NEFT, सही विकल्प है, ठीक है, क्योंकि पेटीएम भी वैलिड है, SBI बडी भी वैलिड है और फोन पे भी वैलिड है। इसका सही विकल्प है NEFT। क्वेश्चन नंबर 12वां है, IFSC कोड में कितने अक्षर होते हैं? देखिए इसके पहले वाले सेट में आपसे पूछा गया था कि IFSC में अक्षरों को डिफाइन किया गया था, इसमें पूछा गया कितने अक्षर होते हैं। तो लगभग क्वेश्चन सेम ही है, आपको बताना है कितने अक्षर होते हैं। अगर आपने पीछे वाला सेट अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा। इसका पहला ऑप्शन है 10, 9, 12 और 11। मैंने क्लिक किया 10 गलत है, 9 गलत है, 12 भी गलत है, इसका सही विकल्प है 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13वां है आपकी स्क्रीन पर, RTGS सेवा किस प्रकार के लेन देन के लिए होती है? छोटे मूल्य के लिए, बड़े मूल्य के लिए, सिर्फ विदेशी केवल मोबाइल के लिए? तो RTGS सेवा किसके लिए होती है आपसे पूछा गया। मैंने क्लिक किया सिर्फ छोटे मूल्य के लिए, गलत है, बड़े मूल्य के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, QR कोड का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है क्विक रीड, दूसरा है क्विक रिपोर्ट, क्विक रिस्पॉन्स एंड क्विक रिकॉर्ड। तो QR कोड का पूरा नाम क्या है? हालांकि QR यूज क्यों करते हैं आपको पता होगा, जैसे कि कोई सर्टिफिकेट है उसमें अगर QR दिया गया है तो किस लिए होता है कि स्कैन करें और पूरा डेटा इसका निकल कर आ जाए, इसलिए होता है ना। आधार कार्ड में QR क्यों होता है? QR को स्कैन करो, आपको वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या होता है, इससे काफ़ी चीज़ें जो होती है बहुत ही आसानी से और बहुत ही स्पीड से हो जाती है ना। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? मैं क्लिक कर लेता हूँ क्विक रिस्पांस पे, क्योंकि इसका यही सही आंसर होगा, ठीक है। ओके, कुछ कॉमन सेंस भी आप लोग यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, डेबिट कार्ड से भुगतान के लिए किसे दर्ज करना आवश्यक है? डेबिट कार्ड से भुगतान के लिए किसे दर्ज करना आवश्यक है? पहला ऑप्शन है बैंक IFSC, दूसरा है CVV, तीसरा है OTP या लास्ट है MICR। अब डेबिट कार्ड से अगर आप भुगतान कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन यूज डेबिट कार्ड का कर रहे हैं, तो किसका यूज करना होता है आपको मालूम ही होगा। फिलहाल मैं फिर भी क्लिक कर लेता हूँ बैंक IFSC, तो गलत है क्योंकि इसका यूज करते ही नहीं है। MICR वो भी गलत है। OTP एक लास्ट ऑप्शन होता है, आपको पता होगा कि जैसे ही बैंक IFSC का कोड आप डेबिट कार्ड से भुगतान करेंगे तो आपके पास आपके मोबाइल फोन में OTP जाएगा। लेकिन अगर वही आप फोन पे या गूगल पे से कर रहे हो तो आप क्या करते हैं, जो आपका UPI पिन होता है उसको डाल देते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है OTP। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी ऐप भीम UPI पर आधारित है? कौन सी ऐप ऐसी है जो भीम UPI पर आधारित है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है गूगल पे, पेटीएम, फोन पे या उपरोक्त सभी। तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। गूगल पे गलत है, पेटीएम गलत है, फोन पे गलत है। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी के सभी जो होते हैं वो भीम UPI पर ही आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है,
एटीएम से पैसे निकालने की सीमा क्या होती है? औसतन देखो एक एवरेज कहा गया है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बदल भी सकती है संख्या, कब बदलते हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर कहा गया एटीएम से पैसे निकालने की समय सीमा क्या होती है, समय निकालने की सीमा कितनी होती है। तो मैंने क्लिक किया, 500 पे गलत है, 1000 पे गलत है। देखो मैक्सिमम लिमिट आपसे पूछा गया है 10,000 इसका सही आंसर है। कुछ एटीएम से 40,000 भी निकल आता है, इसलिए स्टेट बैंक का एटीएम और आपके पास डेबिट कार्ड भी स्टेट बैंक का ही है तो निकल सकता है, लेकिन ज्यादातर जो होता है वो 10,000 ही होता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आपके स्क्रीन पर ला रहा हूं मैं। जी हाँ, आ चुका है। डिजिटल लॉकर का उद्देश्य क्या है? डिजिटल लॉकर का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन पैसे ट्रांसफर करना, दूसरा है डॉक्यूमेंट सेव करना, तीसरा है आधार अपडेट करना और लास्ट है पासवर्ड सेव करना। तो डिजिटल लॉकर का उद्देश्य क्या है? पैसे ट्रांसफर करना गलत है, आधार अपडेट करना गलत है, पासवर्ड सेव करना गलत है, सही विकल्प है डॉक्यूमेंट सेव करना। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूपीआई ऐप से लेन देन के लिए क्या अनिवार्य है? मोबाइल नंबर, बैंक खाता, यूपीआई पिन या उपरोक्त सभी। तो यूपीआई ऐप से लेन देन के लिए क्या आवश्यक है? देखिए उपरोक्त सभी का विकल्प दिया गया है, आंख बंद करके क्लिक कर लो, ठीक है, सही होगा। उसके बावजूद आप याद रखिएगा कि यूपीआई ऐप के लिए मोबाइल नंबर भी जरूरत होती है, यूपीआई पिन भी बनाना होता है और बैंक खाता भी होना चाहिए, तभी आप यूपीआई ऐप के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, सीबीएस का पूर्ण नाम क्या है? सीबीएस का पूर्ण रूप क्या है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सेंट्रल बैंक सर्विस, सेंट्रल बैंकिंग सॉफ्टवेयर, कस्टमर बैंकिंग सिस्टम। आपको बताना है सीबीएस का फुल फॉर्म क्या है। मैंने क्लिक किया पहले वाले में, तो इसका सही विकल्प है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी कि एईपीएस जो होता है किस पर आधारित है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है डेबिट कार्ड, दूसरा है आधार नंबर और बायोमेट्रिक, तीसरा है नेट बैंकिंग और लास्ट है क्यूआर कोड। तो मैंने आखिरी वाले क्वेश्चन में ही, आखिरी वाले सेट में भी इसके बारे में बताया था कि इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है ये, ठीक है, आधार नंबर और बायोमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बैंक अकाउंट खोलते समय कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं केवाईसी के लिए? ठीक है, पहचान पत्र, पता प्रमाण, फोटो, उपरोक्त सभी। आपसे मैंने कई दफ़ा बताया कि अगर किसी भी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सभी का विकल्प है तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, सही होता है। तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी, यानी कि पहचान पत्र भी चाहिए, पता प्रमाण पत्र भी चाहिए, फोटो भी चाहिए और उपरोक्त सभी, यानी कि इन तीनों चीज़ों को चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, रुपे कार्ड किस संस्था द्वारा जारी किया गया? रुपे कार्ड किस संस्था द्वारा जारी किया गया? पहला ऑप्शन है आरबीआई, दूसरा है एनपीसीआई, तीसरा आईसीआईसीआई और लास्ट है एसबीआई। तो आपको बताना है रुपे कार्ड किस संस्था के द्वारा जारी किया गया। मैं क्लिक करता हूँ, आरबीआई गलत है, इसका सही आंसर है एनपीसीआई। क्वेश्चन नंबर चौथा है, नेट बैंकिंग सेवा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक क्या है? इंटरनेट, बैंक खाता, उपरोक्त सभी, यूजर आईडी और पासवर्ड। देखिए इसमें भी उपरोक्त सभी है। तो नेट बैंकिंग का लाभ उठाना अगर चाहते तो इंटरनेट की आवश्यकता होती है, नंबर 1 बैंक खाता भी होना चाहिए और यूजर आईडी और पासवर्ड भी होना चाहिए, यानी कि तीनों ही होने चाहिए। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5वां है, किस डिजिटल सेवा से बिजली बिल, पानी बिल आदि भरे जा सकते हैं? किस डिजिटल सेवा से बिजली बिल, पानी बिल आदि भरे जा सकते हैं? पहला ऑप्शन है एनईएफटी, दूसरा है आरटीजीएस, तीसरा है बीबीपीएस और लास्ट है एईपीएस। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है जिसके माध्यम से हम लोग बिजली बिल, पानी का बिल आदि भर सकते हैं। तो पहले मैंने क्लिक किया एनईएफटी गलत है, आरटीजीएस गलत है, बीबीपीएस इसका सही आंसर है। ठीक है, तो बीबीपीएस के माध्यम से हम लोग डिजिटल सेवा से बिजली बिल और पानी की बिल आदि जो चीज़ें जैसे कि रेलवे टिकट हो गया, इन सब चीज़ों को हम, या मोबाइल का बिल हो गया, इनको भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, यूपीआई पिन कितने अंकों का होता है? ये क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर के जब मैंने सेट स्टार्ट किया तो पहला सेट जो आया था उसमें भी पूछा गया था यूपीआई पिन कितने अंकों का होता है, और उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। पहला ऑप्शन है केवल 6, दूसरा है 10, 8, 4 या 6। तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही विकल्प है। तो काफ़ी लोगों का यूपीआई पिन 4 अंकों का होता है, काफ़ी लोगों का 6 अंकों का भी होता है, लेकिन केवल 4 तो है ही नहीं। इसका सही आंसर है 4 या 6। क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है आपको बताना है। मैंने क्लिक किया दिल्ली गलत है, कोलकाता गलत है, इसका सही विकल्प है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 8वां है, नकद रहित लेन देन को क्या कहते हैं? यानी कि जब भुगतान आप नकद ना कर रहे हो तो उस लेन देन को, उस ट्रांजेक्शन को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है कैश विड्रॉल, दूसरा है
डिजिटल ट्रांजैक्शन, तीसरा है एटीएम लेन देन और चौथा है चेक भुगतान। आपको बताने चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया कैश विड्रॉल, गलत है। डिजिटल ट्रांजैक्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुफ्त मोबाइल देना, मुफ्त इंटरनेट देना, मोबाइल गेमिंग, डिजिटल साक्षरता बढ़ाना। ये क्वेश्चन भी कई दफ़ा पूछा गया है, फिर से पूछा जा रहा है और ट्रिपल सी में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं क्लिक कर लेता हूँ मुफ्त मोबाइल देना, मुफ्त इंटरनेट, मोबाइल गेमिंग। तो इसका सही आंसर डिजिटल साक्षरता बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 10वां है क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान को क्या कहा जाता है। जब क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं उसके बाद जब भुगतान करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है ऑफलाइन ट्रांसफ़र, दूसरा है कार्ड पेमेंट, तीसरा है स्कैन एंड पे और लास्ट है वायर ट्रांसफ़र। तो क्यूआर कोड को स्कैन ही करते हैं तो इसमें एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, क्लिक कर लेता हूँ स्कैन एंड पे में। क्वेश्चन नंबर 11 है एनपीसीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है। डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना, मुद्रा छापना, एसबीआई बडी या लोन वितरण करना। तो एनपीसीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना। मैंने क्लिक किया फर्स्ट पे, इसका सही आंसर है डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 12 है फास्टैग किससे संबंधित है। फास्टैग किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है ट्रेन टिकट बुकिंग, दूसरा है मनी ट्रांसफर, तीसरा है मोबाइल रिचार्ज और लास्ट है डिजिटल टोल भुगतान। तो काफ़ी लोग जो कार यूज़ करते हैं तो उनको पता ही होगा कि फास्टैग का यूज़ किससे होता है, लेकिन जो यूज़ नहीं करते हैं उनको नहीं पता होगा, तो आज पता चल जाएगा। मैंने क्लिक किया ट्रेन टिकट बुकिंग, गलत है। मिनी ट्रांसफ़र गलत है, मोबाइल रिचार्ज भी गलत। का सही विकल्प है डिजिटल टोल भुगतान। क्वेश्चन नंबर 13 है क्यूआर कोड में कौन सी जानकारी नहीं होती है। बैंक खाता संख्या, पासवर्ड, यूपीआई आईडी या नाम। तो क्यूआर कोड में कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है आपको बताना है। मैंने क्लिक किया बैंक खाता संख्या, गलत है। पासवर्ड, तो इसका सही विकल्प है पासवर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है पेटीएम और फ़ोनपे किस प्रकार की सेवाएं हैं। बैंक, केवल यूपीआई, डिजिटल वॉलेट या बीमा कंपनी। तो पेटीएम और फ़ोनपे किस प्रकार की सेवाएं आपको बताना है। मैंने क्लिक किया बैंक में, गलत है। केवल यूपीआई, गलत है। डिजिटल वॉलेट इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 15 है कौन सी सेवा रियल टाइम में फंड ट्रांसफर करती है। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस या बीबीपीएस। कौन सी सेवा रियल टाइम में फंड ट्रांसफर करती है। मैंने क्लिक किया एनईएफटी में, गलत है। आरटीजीएस, गलत है। आईएमपीएस सही आंसर है। तो आईएमपीएस जो होता है वो रियल टाइम में फंड ट्रांसफर करती है, यानी कि जिस टाइम में आप फंड ट्रांसफर करेंगे उसी टाइम में वो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है किसी भी बैंक खाता में मोबाइल नंबर लिंक करने का लाभ क्या होता है। ओटीपी प्राप्त करना, ट्रांजैक्शन अलर्ट मिलना, नेट बैंकिंग सुविधा या उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी का विकल्प दिया गया है, फिर भी आप इनको ध्यान से रखना कि ये तीनों ही विकल्प इसके सही हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम किसने लॉन्च किया। आरबीआई, एसबीआई, भारत सरकार, नीति आयोग। तो आपको बताना है भीम को किसने लॉन्च किया। आरबीआई गलत है, एसबीआई गलत है। इसका सही आंसर है भारत सरकार। क्वेश्चन नंबर 18 है आरटीजीएस का उपयोग कब किया जाता है। छोटे ट्रांजैक्शन के लिए, बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए, केवल चेक भुगतान के लिए, बिल भुगतान के लिए। तो ये क्वेश्चन इसके पहले वाले सेट में भी पूछा गया था, फिर से पूछा गया है। आपको बताना है आरटीजीएस का उपयोग कब किया जाता है। तो छोटे ट्रांजैक्शन के लिए गलत है, इसका सही आंसर है बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है चेक में MICR कोड कहाँ लिखा होता है। चेक देखी होंगी आपने, तो आपसे पूछा गया कि जो चेक होती है उसमें MICR का जो कोड होता है वो कहाँ पर लिखा होता है। ऊपर बाएं, बीच में, नीचे दाएं या नीचे केंद्र में। तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया ऊपर बाएं, गलत है। मैंने क्लिक किया बीच में, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया नीचे दाएं, वो भी गलत है। तो इसका सही आंसर नीचे केंद्र में। आपने चेक बुक देखी होगी, चेक में जो नीचे MICR कोड लिखा होता है, जिसको क्वेश्चन नंबर 20वां है। लास्ट क्वेश्चन है आज का भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी कि BBPS का मुख्य कार्य क्या है। भुगतान संग्रह, आधार अपडेट, EMI निर्धारण, नकद भुगतान, नकद वितरण। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया भुगतान संग्रह, इसका सही आंसर है भुगतान संग्रह। आपकी स्क्रीन पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर LibreOffice राइटर। Which of the following is the default file extension for LibreOffice Writer? इनमें से कौन सा LibreOffice Writer का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है आपसे पूछा गया है। पहला विकल्प है .odt, दूसरा है .docx, तीसरा है .txt और लास्ट है .rtf।
तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया .odt इसका सही विकल्प है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर दूसरा है लिब्रे ऑफिस कैल्क इज सिमिलर टू विच MS ऑफिस एप्लीकेशन। लिब्रे ऑफिस कैल्क जो होता है वो MS ऑफिस में किस एप्लीकेशन के सिमिलर यानी कि समान होता है। तो पहला ऑप्शन है वर्ड, दूसरा है एक्सेस, तीसरा है पावर पॉइंट और लास्ट है MS एक्सेल। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस में जो कैल्क होता है वो किसके समांतर होता है। तो मैंने क्लिक किया वर्ड पे, गलत है। मैंने क्लिक किया एक्सेस पे, गलत है। मैंने क्लिक किया पावर पॉइंट पे, गलत है। इसका सही विकल्प है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब मैं आपको बता दूं राइटर जो होता है लिब्रे ऑफिस का वो वर्ड के समान होता है, MS ऑफिस का जो इम्प्रेस होता है वो पावर पॉइंट के समान होता है, और जो कैल्क होता है वो एक्सेल के समान होता है। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें लिखा है विच लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन इज़ यूज्ड टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस। लिब्रे ऑफिस में कौन सा एप्लीकेशन है जिसको प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है। पहला ऑप्शन है राइटर, दूसरा इम्प्रेस और तीसरा बेस, लास्ट है ड्रॉ। बताना है कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया राइटर में, गलत है। मैंने क्लिक किया इम्प्रेस में, इसका सही विकल्प है। मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था इम्प्रेस पावर पॉइंट के समान होता है, और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनते हैं तो सेम टू सेम इम्प्रेस में भी प्रेजेंटेशन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम जो फंक्शन होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है। शॉर्ट डाटा, डिस्प्ले टेक्स्ट, ऐड नंबर्स, सब्सट्रैक्ट वैल्यू। आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया शॉर्ट डाटा, गलत है। डिस्प्ले टेक्स्ट गलत है। ऐड नंबर्स इसका सही विकल्प है, जो कि सम का काम होता है जोड़ना, तो ऐड नंबर्स इसका सही विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच ऑफ दीज फाइल फॉर्मेट्स इज नॉट सपोर्टेड बाय लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में इनमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता है। .docx, .xls, .exe, .pptx। बताना है कौन सा सही विकल्प है। तो हमने क्लिक किया सी में, इसका सही विकल्प है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6वां है इन लिब्रे ऑफिस राइटर व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ बोल्ड। बोल्ड की शॉर्टकट की क्या होती है लिब्रे ऑफिस राइटर में। Ctrl+U, Ctrl+A, Ctrl+I, Ctrl+B। आपको बताना है कौन सा विकल्प इनमें से सही है। मैंने क्लिक किया Ctrl+U पे, गलत है। Ctrl+A गलत है। Ctrl+I गलत है। इसका सही विकल्प है Ctrl+B बोल्ड करने के लिए होता है, U अंडरलाइन के लिए, और I जो होता है वो इटैलिक करने के लिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां है विच कंपोनेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस इज यूज्ड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा लिब्रे ऑफिस का कंपोनेंट्स है जो डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। पहला ऑप्शन है राइटर, दूसरा है इम्प्रेस, तीसरा है बेस और लास्ट है कैल्क। तो मैंने क्लिक किया राइटर पे, गलत है। मैंने क्लिक किया इम्प्रेस में, गलत है। इसका सही विकल्प है बेस, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा राइटर जो होता है वो वर्ड के इक्वल होता है, इम्प्रेस पावर पॉइंट के, बेस एक्सेस के इक्वल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच सिंबल इज यूज्ड बिफोर अ फार्मूला। इनमें से कौन सा सिंबल है जो फार्मूला के लिए इस्तेमाल होता है, फार्मूला शुरू करने से पहले लगाया जाता है। हैश, इक्वल, @, परसेंटेज। मैंने क्लिक किया हैश पे, गलत है। मैंने क्लिक किया इक्वल पे, इसका सही विकल्प है। चाहे कैल्क हो चाहे वर्ड एक्सेल हो, दोनों में फार्मूला इक्वल से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच टूल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस अलाउ एनिमेशन ऑफ टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। मास्टर स्लाइड, स्लाइड सॉर्टर, फॉर्मेट पेंटर, कस्टम एनिमेशन। आपसे पूछा गया है विच टूल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस अलाउ एनिमेशन ऑफ टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। कौन सा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टूल होता है जो एनिमेशन और टेक्स्ट में अलाउ करता है, ठीक है। तो मास्टर स्लाइड, स्लाइड सॉर्टर, फॉर्मेट पेंटर या कस्टम एनिमेशन। मैंने क्लिक किया कस्टम एनिमेशन पे, इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां लिब्रे ऑफिस ड्रा इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर। लिब्रे ऑफिस ड्रा जो होता है वो मुख्य रूप से किसके लिए यूज़ होता है। ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, ग्राफिक्स एंड डायग्राम्स, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशंस या स्प्रेडशीट्स। मैंने क्लिक किया पहले वाले में, इसका सही विकल्प है। तो आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बढ़ते हैं 11 नंबर पे विच मेन्यू इन राइटर कंटेंट्स द पेज स्टाइल ऑप्शन, फॉर्मेट, एडिट, टूल्स, व्यू।
मैंने क्लिक किया फॉर्मेट पे, इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 12 है टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट इन लिब्रे ऑफिस यूज। किसी भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को लिब्रे ऑफिस में पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो पहला ऑप्शन है एडिट पीडीएफ, फाइल प्रिंट, फाइल सेव एज, फाइल एक्सपोर्ट। मैंने लास्ट पे क्लिक किया, इसका सही विकल्प है एक्सपोर्ट, फाइल एक्सपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है लिब्रे ऑफिस इज डेवलप्ड बाय। लिब्रे ऑफिस डेवलप हुआ था किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट, द डॉक्यूमेंट फंक्शन, गूगल, आईबीएम। मैंने क्लिक किया द डॉक्यूमेंट फंक्शन, इसका सही विकल्प है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही विकल्प है द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। आपको बता दूं जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होती है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है विच फंक्शन इज यूज्ड इन कैल्क टू काउंट न्यूमेरिक एंट्रीज इन अ रेंज। कौन सा फंक्शन है जो काउंट करने के लिए न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में? तो मैंने क्लिक किया काउंट पे, इसका सही विकल्प है। ठीक है, काउंटर जो होता है नंबर्स और न्यूमेरिक नंबर्स और अल्फ़ाबेट दोनों को काउंट करता है, सम जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15 है टू इंसर्ट अ चार्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क यू कैन यूज़। लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट इंसर्ट करने के लिए हम कैसे करते हैं? इंसर्ट पिक्चर, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट टूल चार्ट। तो मैंने क्लिक किया इंसर्ट चार्ट पे, इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 16 है इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच ऑफ दिस इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ टेबल फॉर कंटेंट। इनमें से कौन सा है जो टेबल क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में? तो पहला ऑप्शन है टेबल, इंसर्ट फील्ड, टूल्स, चैप्टर नंबरिंग और लास्ट है इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट। मैंने लास्ट पे क्लिक किया, इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन फॉर लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट्स। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट्स में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .doc, .odp, .ods, .odt। अब आपको बताना है, देखो .doc मैं क्लिक कर रहा हूँ, हालांकि ये MS वर्ड का होता है, गलत है। .odp ये भी गलत है, .ods इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है इन लिब्रे ऑफिस विच ऑप्शन इज यूज्ड टू रिकॉर्ड अ मैक्रो। एडिट मैक्रोस, टूल्स मैक्रोस, रिकॉर्ड मैक्रो, फाइल रिकॉर्ड, व्यू रिकॉर्ड। आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया बी पे सही विकल्प है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19वां है व्हाट इज द यूज ऑफ लिब्रे ऑफिस मैथ। लिब्रे ऑफिस का यूज़ मैथ में कैसे होता है? फॉर स्प्रेडशीट कैलकुलेशन, फॉर प्रेजेंटेशन इफेक्ट, फॉर ड्राइंग डायग्राम, टू क्रिएट मैथमेटिकल फार्मूला। तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है। मैंने क्लिक किया लास्ट में, इसका सही विकल्प है। ठीक है, और आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड व्यू इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इनमें से कौन सा वैलिड व्यू नहीं है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का? डेवलपर, नोट्स, नॉर्मल या आउटलाइन। मैंने क्लिक किया डेवलपर में, सही विकल्प है। थैंक यू सो मच आप लोगों का आज का वीडियो आखिरी तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।